ओके, गुड इवनिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलो तो कहाँ से स्टार्ट करें? शुभांकर कसम, हाँ जी। क्या डाउट भाई शुभांकर तुम्हें इसमें है? शुभांकर अभी यस सर। क्या डाउट है इस क्वेश्चन में आपको? ट्राई किया आपने? यस सर, ट्राई। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या डाउट है, मतलब कैसे ट्राई कर रहे हो? सर उसमें नहीं हो रहा है सर, इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है सर, एफएक्स नहीं निकल पा रहा है। तो एफएक्स क्यों चाहिए आपको? सर वो जॉइंट निकाल करके और मतलब वैसे एफएक्स गिवन वाई निकाल करके फिर उसको इंटीग्रेट करके। आपको क्या फाइंड करना है इसमें? ईवाई फाइंड करना है ना? यस सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई फाइंड करना है। तो वाई का मतलब वो निकाल करके क्या कहते हैं, मार्जिनल। तो ईवाई का एक तो ये भी तरीका है और दूसरा तरीका क्या है? ये है ना। तो यहाँ ये आसान रहेगा, वो थोड़ा मुश्किल होगा। इस तरीके से आसान होगा, तो ये अप्लाई करो। तो इसमें क्या है देखो, तो जो ज्वाइंट पीडीएफ है तुम्हारा, इसको लिखो। तुम्हें ये चाहिए ना y गिवन x, तो fx ऑफ x इंटू f ऑफ y गिवन x, y गिवन x ऐसे लिखो। यस सर। तो अब इसको ठीक से देखो ध्यान से। तो जो ये y गिवन x है वो क्या बना रहा है? e की पावर y माइनस एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल जैसा दिख रहा है तुम्हें? देखो ध्यान से, ये जो है क्या है? e की पावर माइनस y माइनस एक्स अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये किस फॉर्म का भी है? ये वो लिखूं मैं y का y गिवन x, तो y गिवन x कहीं ना कहीं नॉर्मल होगा। इसमें देखो मीन क्या है, वेरिएंस क्या है इसमें? x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर होता है ना। यस सर। तो इसका क्या मतलब है कि y गिवन x इज इक्वल टू x जो होगा, दिस इज नॉर्मल। यहाँ देखो मीन की जगह x है और वेरिएंस की जगह क्या है? सिग्मा है रूट 2, वेरिएंस 2 है। कहीं ऐसा होगा? ये कुछ ना कुछ ऐसा बनाएगा। तो देखो इसको फिट करो। सो 1 बाई रूट 2 पाई सिग्मा। हाँ सर वेरिएंस वन रहेगा, ये एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस वो। हाँ एक, अरे हाँ सही है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया ना। हाँ तो यहाँ से कैसे लिखेंगे इसको हम? e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर ना। तो यहाँ y है। अब चेक करो, मतलब ये लिखने में थोड़ा गलती हो जाता है। सो y माइनस एक्स अपॉन 1 होल स्क्वायर, अब सही है ना? यही तो रखा है। हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ से आ जाएगा नॉर्मल x1, चेक कर लो अब। तो यहाँ से इसको फिट कर लो, अब हो जाएगा। सो यहाँ से फिट करो, e की पावर माइनस हाफ y माइनस e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू y सिग्मा होल स्क्वायर। अब बाहर क्या चाहिए होता है? 1 बाई रूट 2 पाई सिग्मा 1 है। अब देखो एक्स्ट्रा क्या बचा, तो जो एक्स्ट्रा बचा होगा वो x का पीडीएफ होगा। चेक करो क्या है एक्स्ट्रा। सर एक्सपोनेंशियल 2 फॉलो कर रहा है। अच्छा हाँ, तो यहाँ से जो आपके पास एक्स्ट्रा आएगा वो सिंपली e की पावर माइनस 2x तो है ही, और 1 बाई रूट 2 पाई करोगे तो 2 हो गया ना, ताकि ये बन जाए। तो देखो ये x का पीडीएफ है और ये आपका हो गया। तो अब बस यहाँ से चेक करो तो आ तो गया। सो यहाँ से e ऑफ y गिवन x ये है y गिवन x तुम्हारा, और यहाँ से दिख रहा है कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 2 लिख दो, है ना, क्योंकि मीन 1/2 है, इसका रेट 2 है, मीन 1/2 है।
तो एक्सपोनेंशियल इसको 2 लिखो, एक्सपोनेंशियल रेट 2 है, मीन 1/2 है, तो रेट 2 है तो एक्सपोनेंशियल 2। तो यहाँ से आ गया e ऑफ, और y गिवन x तुम्हारा यहाँ से है, देखिए रहा y गिवन x, सो y गिवन x इज इक्वल टू x इज नॉर्मल x, 1। तो इसका मीन है x, तो चूंकि कैपिटल x यहाँ लिख रहा हूँ तो ex, और यहाँ से ex कितना है, 2 सर 1/2। चेक एक बार चेक कर लो, है ना, ये आंसर होगा, तो ये हो गया। तो हाफ आंसर होना चाहिए, चेक करो आंसर में क्या है। नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा, वैसे ही है x1 x2 x3। तुम लोग वीडियोस देखते हो, तब मैंने सॉल्व नहीं कराया क्या, जब पीवाईक्यू करा रहे थे, बैच 3 के वीडियोस में ये सब नहीं है क्वेश्चन। सर इसमें इतने तरह सॉल्व करके आपने नहीं दिखाया सर, आपने बस बताया था कि हाँ मैं बता दूंगा अगर पूछोगे तो। हाँ तो ट्राई तुम काहे नहीं करते, अब ट्राई कर रहे हो तुम, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो देखो एक्चुअली में सर उस वक्त एग्जाम चल रहे थे ना मेरे कॉलेज के, ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्व करना जरूरी है और रिपीटेडली सॉल्व करो, मतलब रिवाइज करो बार बार, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, चलो तुम्हारा अगला क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी कुसुम, इसमें क्या डाउट है आपको। सर ग्राफ का, सर ये नहीं पता चलता कि किसका ग्राफ बनाना होता है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम दिखनी है। नहीं, पहला क्वेश्चन आपका उसका है ना, कौन सा, 2 क्वेश्चन आपने भेजे हैं, पहले कौन सा बताऊं। पहला तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का है। तो पहले वाले में क्या डाउट है आपको। सर जो पहला वाला है ना, उसमें अगर पॉलर फॉर्म लगा रहे हैं तो cos थीटा ऐसे आ रहा है, तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है सर, तो फिर वो तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। लेकिन है कॉन्टिन्यूअस है ऑप्शन, तो आपको कैसे थी करके सर देखेंगे ना तो उसमें आ जाएगा, लेकिन पॉलर फॉर्म में नहीं आएगा। पोलर फॉर्म से भी आएगा, पोलर फॉर्म से आपको क्या आ रहा है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्वेश्चन में रखा है कॉन्टिन्यूअस है, तो मुझे ये बताओ। सर करके उससे आ जाए। अरे देखो ध्यान से देखो, ऐसे कैसे हो रहा है, xy टेंड्स टू 0 0, ये है xy x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो पोलर फॉर्म में आप क्या करते हो, r टेंड्स टू 0, तो पोलर फॉर्म में आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को r स्क्वायर रखते हो ना, x को रखते हो आप r cos थीटा, y को रखते हो आप r sin थीटा। जरा पुट करो, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ऊपर क्या बनेगा, r की पावर 3 आएगी न्यूमरेटर में, अपॉन r स्क्वायर। अब बताओ ये कहां जाएगा, 0 पे, फिर कैसे निकाल, r को भी कैंसिल है ना। हाँ क्योंकि यहाँ पर डिग्री 3 ऐसे आप देख सकते हो, देखो डिग्री 3 है यहाँ पे, इसकी डिग्री 2 इसकी डिग्री 1, तो 2 + 1 3, टोटल डिग्री 3 है, क्यूबिक टर्म्स है ये, डिग्री 3 डिग्री 2, तो ये 0 ही होगी हमेशा, तो इसका आंसर 0 आ गया, क्योंकि r को एक r बचेगा तो r 0 हो गया, ठीक है। और वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन से आ जाएगा, मतलब इसमें था जस्ट कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन, पार्शियल डेरिवेटिव का डेफिनेशन, डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन लगाने हैं। नेक्स्ट वाले में क्या डाउट, अगर बाउंडेड का क्वेश्चन होता है कि बाउंडेड है या नहीं, तो फिर बाउंडेड कैसे चेक करते हैं। हाँ बाउंडेड के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि एक्स वाई तुम कुछ भी ले लो, वो फंक्शन हमेशा कोई रियल नंबर आंसर दे, इन्फिनिटी आंसर ना दे, तो आपको ये एनालाइज करना, आप डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, तो आपको देखना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या हमेशा कोई फिक्स रियल नंबर आएगी, ऐसा तो नहीं इन्फिनिटी हो जाएगी। तो मतलब अगर ऐसा कोई एक नंबर ऐसा मिल गया जहां पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो कहने के बाद आपको बस डिसाइड करना, मान लो भी चेक कर सकते हैं क्या। हाँ x टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू इंफिनिटी भी ले सकते हो, और इस पे भी फंक्शन की वैल्यू बाउंडेड आनी चाहिए, मतलब फंक्शन फाइनाइट आनी चाहिए इस पे भी। तो फिर इस केस में अगर चेक करेंगे तो वो सिमिलर लिमिट की तरह ही निकालेंगे। हाँ वैसे ही चेक करेंगे कि क्या हो सकता है, तो रिड्यूस कर सकते हो, यहाँ डिग्री 3 है, तो जब xy इंफिनिटी होगा तो ये डोमिनेटिंग टर्म है न्यूमरेटर, तो इंफिनिटी पे ही जाएगी, ये है। जैसे कोई एक को फिक्स कर लो, दूसरे को इंफिनिटी पे टेंड करा दो, तो उस तरह से है, लेकिन वो डिपेंड करता है, इसमें तो नहीं पूछा है ना, हाँ इसमें नहीं पूछा है, मतलब क्वेश्चन था तो हाँ पूछ, जैसे क्वेश्चन ट्राई करो पहले, जब नहीं हो तब पूछना, पहले ट्राई कर, अपने तरीके से ट्राई करो। दूसरे में क्या डाउट है,
सर इसी में ग्राफ का दिक्कत है अंदर से पता कैसे चलेगा सर मैक्सिमा और मिनिमा का ग्राफ तो बनाना होगा ना। नहीं, मैक्सिमम में एक फंक्शन है मॉड। तुम्हें ये कल भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। कल का तुम अगर कल क्या था, डाउट क्लास 140 अगर तुम वीडियो देखो उसमें पहला ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने मतलब डाउट क्लास 140 का सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्कस किया है, इसी का फोर्थ पार्ट डिस्कस किया। आप चेक करना, पहले या दूसरा क्वेश्चन होगा, इसका हमने फोर्थ पार्ट सॉल्व किया लिख के, तो आपको वहां समझ आएगा। तो मैंने मिनिमम का वो बनाया हुआ है, तो आप ये चेक करना। अभी जो डाउट क्लास चल रही है 141 है, तो जो 140 नंबर डाउट क्लास ना देखिएगा, वीडियो देखना उसका। तो पहला क्वेश्चन हमने बना देंगे मतलब मैक्सिमा का। ये तो पता ही है ना तुम्हें, मीन का मतलब क्या होता है। मीन ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर बताइए क्या होगा। x स्क्वायर व्हेन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। हाँ ठीक है, और ये y स्क्वायर कब होगी, y स्क्वायर इज लेस देन x स्क्वायर। हाँ जब x स्क्वायर मोर देन y स्क्वायर। हाँ कोई बात नहीं, तो ये कहीं इक्वलिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ ये डिसाइड करेगा क्या है, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ xy पॉजिटिव है, आपको xy की लिमिट 0 to 1 है। तो सपोर्ट, इस इंटीग्रल का जो सपोर्ट है ना वो 0 to 1 है, ये वाला इसका सपोर्ट है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या रीजन है, तो इसको ठीक से सॉल्व करोगे तो ये इंप्लाई करेगा x लेस देन इक्वल टू y, एंड इसका मतलब है x मोर देन इक्वल टू y। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर काट दिया यहाँ, इसलिए काट पा रहे क्योंकि पॉजिटिव है xy, इसीलिए। अगर नेगेटिव होगा तो ऐसा नहीं कर सकते, फिर मॉड आता। तो हो तो क्या, इसमें क्या दिक्कत है, x इज इक्वल टू y लगाओ। हमने सॉल्व किया, तुम ध्यान देना जो वहां जाके। तो ये x इज इक्वल टू y है, ये रीजन है x मोर देन इक्वल टू y, ये रीजन है x लेस देन इक्वल टू y। तो दो पार्ट में ब्रेक करो, एक बार उस पे इंटीग्रेट, एक बार इस पे इंटीग्रेट। हाँ जी भाई शुभंकर, तुम्हारा दूसरा वर्ड आ गया, उसमें क्या है, यूनिफॉर्म 0 1 है ना, इसमें थ्योरम लगाओ ना, क्या दिक्कत है। यस सर। अरे भाई ये बताओ, x यूनिफॉर्म 0 1 है, यूनिफॉर्म का सम क्या होता है ये बता दीजिए। हाँ? यूनिफॉर्म का सम यूनिफॉर्म के सम की जरूरत ही नहीं है, ऐसे वो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पर उसे यूज नहीं करता मैं कभी भी। तो तुम्हें यूनिफॉर्म को ऐड करना ही नहीं। जब यूनिफॉर्म यहाँ पे कहाँ है, यहाँ तो log x1 है ना यहाँ पे। तो यस सर, कभी भी क्वेश्चन आए तो यूनिफॉर्म का सम आना तो उसमें अब तुम डिराइव कर सकते हो, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका CDF याद कर सकते हो तुम, बट उसको मैंने यूज नहीं किया है कभी। सिलेबस में भी ऐसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुमसे वो यूनिफॉर्म का सम जानने का। बट एनीवे तुम देख सकते हो, निकाल सकते हो, CDF और PDF निकालना मुश्किल नहीं है, उससे आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन से। बट अभी पॉइंट वो थोड़ी है, जब वो आएगा तो तब बता दूंगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या डाउट है सर, इस क्वेश्चन को समझ नहीं आया सर। क्या समझ नहीं, पूछो क्या पूछ रहा है तुमसे इसमें। सर एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है। हाँ तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। मान लो अगर मैं ऐसा ले लूं कि y मेरा है log x1 और डिनोमिनेटर को मैं क्या लिख सकता हूं, अरे थोड़े दिमाग लगाओ ना। दिमाग देखो, ऐसे क्वेश्चन देख के सॉल्व नहीं होगा। जब क्वेश्चन तुमने देखा, थोड़े से हाथ पैर चलाओ कि भैया क्या कर सकते हैं, 2 4 10 तरीके लगाने की कोशिश करो, फिर तुम एक तरीका समझ आएगा, अच्छा ये ठीक है, फिर वैसे करके सीखोगे तुम, है ना। तो वही चीज एग्जाम में आएगी, वरना ऐसा अभी तो ये सब तुम्हें सॉल्व करके ट्राई करना पड़ेगा, है ना। देखो अब तुम ये बताओ, तुमने ऐसा कोई थ्योरम पढ़ा है कि x अगर यूनिफॉर्म 0 बना तो log x के टर्म में कोई थ्योरम है, क्या है, यस सर। क्या है। सर -2 log x इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा नहीं, सर एक्सपोनेंशियल 1/2 या chi square 2। हाँ एक्सपोनेंशियल 1/2 ये यही है, chi square 2 भी। तो यही काम करो, यहाँ पे ऊपर भी -2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी -2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में होगा ना, समझ पा रहे ना। यहाँ भी -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये chi square 2 हो गया, ये भी chi square 2, ये भी chi square 2, ये भी chi square 2 हो गया। कितना हो गया देखो, ये chi square 2 और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, chi square 6 हो गया। अब ये y निकाल रहा हूँ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तुम ब्रेक कर सकते हो, इसको तुम f में ला सकते हो, क्योंकि अच्छा एक मिनट ध्यान दो, वैसा नहीं करना f में मत लाओ, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है तो गलती हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मतलब कर सकते हो ये बीटा में चला जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी log x1 है, यहाँ भी log x1 था,
सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये एफ में नहीं जाएगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना सकते, बनाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन क्या था कि काई स्क्वायर m अपॉन काई स्क्वायर n अपॉन n, बट बोथ डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो जो रैंडम वेरिएबल यहाँ आया है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो ऐसा नहीं है, तो ये कुछ ऐसा बना रहा है। तो ये बना रहा है तुम्हारे लिए काई स्क्वायर 2 और काई स्क्वायर 4, तो ये काई स्क्वायर 2 यही वाला है, सो दिस थिंग, और ये तो कॉमन है ना, तो ऐसा लिख दिया। तो बताओ अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, ये बीटा बनेगा, ठीक है ना, बीटा 1 को करेगा फॉलो, बीटा 1 कॉमन 2। ठीक है ना। तो जो काई स्क्वायर 2 होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन गामा में लिखोगे तो 1,1/2, यही ना, ये है। तो अभी मैं एक बार लिख देता हूं, देखो, सो यहाँ पे जो है तुम्हारे पास इक्वल टू ये है गामा 1,1/2, यहाँ भी है गामा 1,1/2, गामा 2,1/2। देखो अब ये गामा में एक थ्योरम था x अपॉन x प्लस वाई, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा फर्स्ट काइंड 1,2, सॉरी 1,2 हो गया। तो यहां से मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब ये बताओ भाई, तुम्हें जब y का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया बीटा फर्स्ट काइंड 1,2, तो क्या इसका मीन आ जाएगा, यस सर, इसका वेरिएंस आ जाएगा। Yes, अब तुमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, मैंने इसका नाम y रखा है, तो वहां तुमसे पूछा है एक्सपेक्टेशन y स्क्वायर, तो इन दोनों के हेल्प से ये आ जाएगा, यस सर, आ जाएगा। हो गया। तो बस ये तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करना था कि ट्रांसफॉर्म कैसे करें। ठीक है, यहाँ गलती लोग कर सकते, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि ये तब हम f बनाते, f डिस्ट्रीब्यूशन तब बनाते जब दोनों इंडिपेंडेंट होता, तो यहाँ काई स्क्वायर 2/2 करते, काई स्क्वायर 6/6 करते, तो वैसा कुछ 6/2 बन जाता, 3 टाइम f 2,6 बन जाता उस तरह से, बट f नहीं बनेगा यहाँ पे क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो एक बीटा बनेगा। ठीक है, तुम्हें पहले ना तुम जाके वीडियोस देखो, ये सब का, ये सब मैंने क्लास में किए होंगे सॉल्व, जहां तक मुझे लगता है, जो तुम्हें पीवाईक्यू भेजे हैं, और अगर नहीं किए हैं तो फिर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये जिस ईयर के पेपर है, जो बैच 3 का प्लेलिस्ट है ना, उसमें जाके देखो, ये सब क्वेश्चंस मैंने कराए होंगे, और अगर तुम देख लिए हो, अगर नहीं कराए तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर इसके बाद आप बता दीजिए, सर आपने बताया था, सर उसका ग्राफ बना दिया था, बट कहा था कि इसके बाद सॉल्व करके आओ, सॉल्व हो नहीं। कौन से वाला? सर इसके बाद मतलब मेरे नाम पे आया होगा सर। नहीं, क्वेश्चन बताओ कौन सा है, 4-5 है ना, कौन सा क्वेश्चन देखो, उसमें देख के बताओ। तुम्हें 57 वाला, 57 सर। हाँ 57 में क्या डाउट है? आपने ग्राफ बनाया था सर, ग्राफ तो सर ना गया। हाँ ग्राफ तो एरिया भाई, तुम लोग अब तो तुम एक लाइन लिख के दिखाऊंगा तब समझ आएगा, तुम ट्राई तो करो खुद से, ट्राई काहे नहीं करते, तुम कोशिश तो करो, गलतियां तो करो, तभी तो सीखोगे, जितने ज्यादा मिस्टेक करो उतना ज्यादा सीखोगे, बट घर पे गलतियां तो करो, घर पे नहीं गलती करोगे, एग्जाम में सीधे गलती करोगे, तो बेटर ना घर पे थोड़े एक्सपेरिमेंट करो, घर पे मिस्टेक्स करो, तो वहां सीखोगे, वो एग्जाम में हेल्प करेगा। तुम ट्राई नहीं करना चाहते, मैंने ग्राफ बना के छोड़ दिया, तुमने भी छोड़ दिया, तुम लिख के देखो आगे। सर छोड़ा नहीं था, सोचा था, लेकिन समझ नहीं आता कि इंटीग्रेट कैसे, मतलब लिमिट कहां से कहां तक लेनी है, और y की रिस्पेक्ट में करना है कि। अरे भाई तुम ट्राई करो ना, तो ट्राई करोगे तभी तो समझ आएगा। देखो इसमें क्या है, ग्राफ जब बना दिया तो क्वेश्चन आसान हो गया, और वो ग्राफ से पता नहीं चल जाएगा कहां से कहां लिमिट लेनी है। इसमें ग्राफ अगर हम बनाएंगे, ये साइन का ग्राफ है रफली, कॉस का बनाऊंगा, चलो कॉस 0 1, तो एक तो ना 90 पे cos 0 होता है, ये आया cos, ये sin पाई 0 होता है, cos पाई -1 होता है, ठीक, इस तरीके से कुछ। पाई करना है बस। तो हमें कहाँ तक जाना, 0 से पाई तक ही जाना, चलो 0, ये π/2 और ये पाई, तो मुझे बस पाई तक जाना है, ठीक है चलो। तो देखो अब भाई तुम खुद से ध्यान दो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखो
ये जो रेड कलर से बना रखा है मैंने अभी वो साइन है, कॉस का मैं थोड़ा ऐसा बना देता हूं ब्लैक से, ठीक है यहीं तक। अब इसने कहा है x जो है 0 से पाई में है और y जो है मिनिमम साइन कॉस से मैक्स साइन कॉस तक है। अब देखो ध्यान से, जैसे 0 से पाई बाई 4 में क्या हो रहा है, ये कॉस का ग्राफ है, ये साइन का है, तो मुझे क्या करना है साइन कॉस में जो मिनिमम है, तो अभी ये रेड वाला हमारा जो रेड कलर से लिया मैंने साइन का ग्राफ है से मैक्सिमम, तो ये वाला तुम्हारा रीजन इसमें है, ठीक। अभी देखो आगे, जब पाई बाई 2 से पाई में जाओगे तो अभी देखो होता क्या है ना, तुम्हें कह रहा है कि साइन कॉस में जो छोटा है वहां से स्टार्ट करो और साइन कॉस में जो लार्जर है वहां तक जाओ। होता है ना, जैसे अब यहाँ जैसे इस रीजन में बात करें हम, तो साइन का ग्राफ नीचे है तो साइन छोटा है इस इंटरवल में, 0 से पाई पर कॉस बड़ा है, तो मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना है, तो इन दोनों में जो स्मॉलर है वहां से जो लार्जर है वहां तक जाना है। यहाँ देखो अब ये कॉस छोटा हो गया, साइन बड़ा हो गया इस इंटरवल में, जैसे पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन की वैल्यू ज्यादा हो गई और कॉस छोटी हो गई, तो मिनिमम यहाँ कॉस हो गई, मैक्सिमम साइन, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये रीजन लेना है। अब आगे तो इंटरवल बाई ब्रेक करते रहो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से अभी तो यही चल रहा है, तो हमें इसने कहा हुआ है कि s जो है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, और x 0 से पाई में है, y इसने फिक्स नहीं किया है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये रीजन है। सो दिस इज द रीजन, ये है। अब तुम खुद ही बताओ इसमें क्या दिक्कत, जब एरिया सेड हो गया तो एरिया निकाल, इतना तो मैंने पहले ही बना रखा है, तूने बताया जैसे, अब क्या दिक्कत है इसमें, तुम बताओ एरिया कैसे निकालते हो, रीजन सेड हो गया तो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? सर इंटीग्रेट करके। हाँ तो करो इंटीग्रेट, कहाँ दिक्कत आ रही बताओ, मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है, क्या करूं मैं? सर नीचे लिमिट साइन ले लेंगे और ऊपर cos। तो जो तुम मुझे बता रहे हो तुम खुद क्यों नहीं कर रहे? सर किया था सर, अच्छा मुझे ये नहीं समझा डबल इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा इसे। अरे भैया एरिया डबल इंटीग्रेट से सिंगल से भी हो जाएगा, मैं सिंगल से भी कर दूंगा, ये सिंगल से भी हो जाएगा। तुम क्लास 12 वाले क्वेश्चंस कर लो तो वहां सारे क्वेश्चन सिंगल से हो जाएंगे, सिंगल से भी हो जाएगा, सिंगल इंटीग्रेशन से भी वो है। सर ब्रेक करना पड़ेगा ना पाई बाई 4 पे, तभी डबल वो करना पड़ेगा। हाँ अभी हम इतना करते हैं, तो अभी हम इस रीजन का निकालते हैं, जस्ट पहले इस छोटे वाले रीजन का निकालते हैं, ये जो पाई 0 से पाई बाई 4 वाले का। तो देखो y की लिमिट क्या है, ये कर्व देख लो क्या है, ये साइन है, तो साइन x से स्टार्ट करके ये क्या है cos x तक जाना है। अब x यहाँ 0 से पाई बाई 4 है, तो ये जो इंटीग्रेट करके आंसर आएगा वो इस वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब मुझे पाई बाई 4 से पाई तक जाना है, ठीक। यहाँ एक स्ट्रिप बना लो इस तरह से, तो प्लस dy dx। अब फिर से वर्टिकल स्ट्रिप लिया, तो लोअर कर्व क्या है ये, तो देखो ये ऊपर से आ रहा है, तो ये cos वाला है, तो यहाँ cos x से, अब ये ऊपर वाला कर्व कौन सा है, साइन है, साइन x तक। अब x की वैल्यू यहाँ कहां से कहां तक है इस रीजन में, तो x रीजन में पाई बाई 4 से पाई तक है। हो गया, इसको इंटीग्रेट करो आ जाएगा आंसर। तो ये वाला इस रीजन का एरिया है और ये वाला जो आएगा वो इस पूरे रीजन का एरिया है। सॉल्व करके देखो, ट्राई करके देखो। अभी तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं, और लोगों का देखते हैं, फिर तुम्हारे टर्न आएगा, मेरे को और लोगों का डाउट होगा, देखते हैं। अच्छा इसका आंसर नहीं आया क्या, देखो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी जिनके क्वेश्चन रह गए उस पे आते हैं वापस। तो यहाँ पे जो है कि ये ज्वाइंट पीडीएफ हमें दे रखा है e की पावर -x e की पावर -y, है ना, ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं। तो ये xy जो है एक्सपोनेंशियल 1 है, इंडिपेंडेंट है। सो प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन n, ये मुझे बता रखा है 1/2 है, ठीक है। तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, एक्सपोनेंशियल 1 प्लस एक्सपोनेंशियल 1, गामा 2,1। अब तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो गामा 2,1 का पीडीएफ क्या है, तो x प्लस 1 को मान लो t नाम दे देता हूँ अभी के लिए, तो ft ऑफ t जो आएगी 1 अपॉन गामा 2 और
बीटा तो 1 ही है तो कुछ भी ले लो, x की पावर, तो यहाँ t है तो t की पावर 2 माइनस 1 e की पावर माइनस t मोर देन 0, ये आ गया। तो गामा 2 जस्ट होता है 1 फैक्टोरियल 1, तो ये पीडीएफ आ गया मतलब। तो ft का ये पीडीएफ है, तो हम क्या करेंगे, इसका सीडीएफ निकाल लो, या आप 0 से n में इसको इंटीग्रेट कर दो। तो 0 टू n t e की पावर माइनस t dt बराबर हाफ। अब यहां से n निकालना है, ठीक। तो हो सकता है आंसर अलग हो, बट आंसर क्या आ जाएगा, इसको बाई पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। लगाओ बाई पार्ट, क्या आएगा। सो इसमें t बाहर करते हैं हम लोग, e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, फिर t का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 dt 0 टू n, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस टी e की पावर माइनस टी, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, अच्छा एक बार और इंटीग्रेट होना है तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस e की पावर माइनस टी हो जाएगा, ठीक। 0 टू n इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे मेन चैलेंज है सॉल्व करना है ना, तो क्या है, माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग, n रखेंगे तो माइनस, अच्छा एक काम करो, इसमें अभी सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस e की पावर माइनस टी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी आ जाएगा। इंटीग्रेशन चेक कर लेना भाई, और ठीक है ना, ये देख लो इंटीग्रेशन सही किया, ओके। तो यहां से अगर हम कंटिन्यू करें, n रखेंगे तो माइनस e की पावर माइनस n 1 प्लस n, फिर ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में मुझे t को 0 रखना है, तो e की माइनस e की पावर 0 1 और 1 प्लस 0, तो माइनस 1 हो जाएगा जस्ट, है ना, लोअर लिमिट। दिस इज हाफ, तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो अब यहाँ तुम्हारा आ गया, हाँ, ये मेन है e की पावर माइनस n 1 प्लस n प्लस 1 इज हाफ। तो एक काम करते हैं, 1 को उधर भेज दो या इसको उधर भेज दो, तो e की पावर माइनस n 1 प्लस n, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया ना। तो अब मैंने यहां से फाइंड कैसे करें, हाउ टू फाइंड द n, क्वेश्चन ये था कि क्या है दिस, एंड से एनालाइज इन इंटरवल ए बी वेयर ए बी इंटीजर है, तो ए बी क्या होगा। तो आपको अब यहाँ पे थोड़े से अप्रोक्सीमेशन कुछ करना पड़ेगा, हाउ टू डिसाइड। सबसे n को अगर मैं रखूं 0 तो क्या बनेगी ये, तो मुझे एक नंबर, दो ऐसे इंटीजर ढूंढने हैं कि जिससे ये वैल्यू वो हो जाए। तो जैसे आप हिट एंड ट्रायल, क्या आएगा, आएगा ना 0 पुट किया तो, हाँ जैसे 0 अगर पुट किया हमने तो 1 हो गया, तो ये 2 आ जाएगी ना, सॉरी 1, हाँ 1, तो 1 आ गई, ठीक है, तो ये लार्जर वैल्यू आ गई। तो और अगर n को मैं -1 रखूं तो समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हमने, सो हमें क्या करना है, देखना है कि वैल्यू हाफ कब देगी। सो अगर मैं n को 1 रख रहा हूं तो ये अभी बन रही है, लास्ट लेफ्ट साइड 1 है, ओके। और जब n को मैं अगर 0 रखता हूं, नहीं 0 रखा था पहले 0 रखा था, 0 रखा था तो ये वैल्यू 1 बन गई थी, और -1 रखा तो 0 बन गई। तो इसका क्या मतलब है, 1 हाफ से ज्यादा है और 0 हाफ से कम है, तो है ना। तो इसका क्या मतलब है, n कहीं ना कहीं जब n को -1 रखा तो ये वैल्यू 0 हो गई जो कि हाफ से कम हो गई, और जब n को मैंने 1 मतलब -1 रखा तो 0 हो गई इसकी वैल्यू, और जब 0 रखा तो 1 हो गई। तो इसका मतलब कोई ना कोई नंबर जो है n वो कहाँ होगा, -1 0 के बीच में होगा। ये क्या लगा रहा हूं मैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। लेकिन यहाँ पे 3 क्यों दे रखा है, अच्छा तो अच्छा मैं आगे वैल्यू चेक करूं तो क्या होगा, जैसे अगर मैं चेक करूं यहाँ पे कि
2 रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या होगा 2 अपॉन ई। एक मिनट, तो यहाँ और भी वैल्यू हो सकती, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं बोला है, जस्ट इंटीजर है ना, इंटीजर से जस्ट है ना, पॉजिटिव तो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे n को अगर हम 1 रखते हैं तो आंसर क्या बनेगी 2 अपॉन ई, है ना, 2 अपॉन 0.7357, ओके, 2 अपॉन ई की वैल्यू, ठीक है। अगर n को मैं 2 रखता हूं तो 3 अपॉन ई स्क्वायर, है ना, ये कितना देगा आंसर, 0.4। अच्छा, तो ये ज्यादा क्लोजर है वैल्यू, है ना, क्योंकि n को अगर मैं 3 रखूं, सो आगे अगर n को मैं 3 रखता हूं तो अब बनेगा 4 अपॉन ई क्यूब, ये कितनी आएगी, सो थोड़ा इसलिए ये ले रहा है क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है ना, 2 पे 0.4 बन रही हैं और 1 पे 0.7 है, और ये वैल्यू मेरा क्या है 0.5 है। तो ये कुछ ऐसा है ना कि ये हमारा fx है, सो fx इज इक्वल टू हाफ कब होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो fn है जो हाफ एक्चुअली, सो दिस लाइज बिटवीन f1 एंड f2, मतलब f2 एंड f1, है ना, f2 छोटा है एंड f1, ऐसा हो रहा है, तो ये जो हाफ वैल्यू है, दिस हाफ लाइज इन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो n यहाँ क्या होगा 1 से 2 में आ जाएगा, ठीक है ना, इवन ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए, तो है ना, तो ये एक्चुअली ये लार्जर 0 1 आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया 1 से स्टार्ट किया होगा, n इज जस्ट यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लिख देगा तो और एक्यूरेट हो जाएगा कि फिर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उसमें क्या है कि n को जैसे हमने 1 रखा तो ये वैल्यू है जो 0.4 है, 0.7 है, तो ये 0.7 है, 0.4 है, और ये बीच में 0.5 है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और fc लाइज बिटवीन fn fb, अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है तो c ab के बीच में होगा, डिक्रीजिंग है तो ba के बीच में होगा, तो ये चीज है। तो c लाइज बिटवीन a एंड b, तो उसके हिसाब से ये आ गया। तो यहाँ से यही पूछना चाह रहा है कि a इज 1 एंड b इज 2, तो ये जिसने क्वेश्चन बनाया उसका यही आइडिया था, तो बताइए डाउट है तो। नहीं सर, सब हो गया। हाँ, तो उसने इस आइडिया पे ही क्वेश्चन बनाया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका रह गया, हाँ जी संजय, इसमें क्या डाउट है आपका, तो अच्छा, ये तो कुछ पीवाई को जैसा लग रहा है, इस तरह क्वेश्चन पीवाई के आए हैं, देखते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं है बट ऐसा मिल जाएगा, देखते हैं चलो। सो ये जो हमारे पास, हमें क्या करना है, हमारा सपोर्ट क्या है, हमारा जो सपोर्ट है वो x² + y² लेस देन इक्वल टू π/4, तो π/2 रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर 0 पे है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले c निकालना होगा ना, तो c निकालने के लिए c निकालना डायरेक्टली कर ले, डायरेक्टली करेंगे तो क्या होगा, हाँ इंटीग्रेट तो करना, c निकालना पड़ेगा, c निकाल लेते हैं, चलो c sin √x² + y² dy dx, इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, तो बेटर है ना वो कर दो पोलर फॉर्म में। सो c टाइम sin r d थीटा, एंड r की वैल्यू 0 से 2π में है, और ये 0 से r की वैल्यू 0 से π/2 में है, और ये 0 से क्या है 2π, देख लो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं है ना, यही तो है। तो यहाँ सॉल्व करके c की वैल्यू क्या आई, सर इसमें हम रेस्ट्रिक्शन बड़ा कंफ्यूज थे कि मतलब कि रेस्ट्रिक्शन है इसमें नहीं है, कुछ लिखा नहीं है ना, x² + y² लेस देन इक्वल टू π² है, मतलब पूरा सर्कल है, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ऐसा तो लिखा नहीं है।
कंफ्यूज है, इसमें लिखा होगा ना, कहीं लिखा तो है नहीं ऐसा। तो क्या दिक्कत है बताओ। तो यहाँ से सॉल्व करके सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तुम्हें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, आर और डी आर, है ना, और आर से थीटा का तो रिलेशन भी नहीं है, तो बाहर हो जाएगा ऐसे ही। तो मतलब ये 2 पाई टाइम्स सी, और बस तुम्हें यही इंटीग्रेट करना रह गया, 0 से पाई बाई 2 आर साइन आर डी आर इज इक्वल टू 1। तो इसको इंटीग्रेट करो, फिर यहाँ से सी की वैल्यू निकल आएगी। अब जब सी की वैल्यू निकल गई तो जो भी आंसर आएगा वही सही होगा। अब ये जरूरी उसमें हो सकता है आंसर की में ये लोअर बाउंड है, तो वहां से वहां तक रहेगा। सी की वैल्यू निकाल के फिर आगे वो करना है ना जी, फिर प्रोबेबिलिटी। हाँ, जस्ट इंटीग्रेट कर लेना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 9 से लेके पाई स्क्वायर बाई 4 तक है। तो अब क्या करना है, फिर डबल इंटीग्रेट। आपका सपोर्ट ये था ना, योर सपोर्ट वाज सर्कल ऑफ रेडियस पाई बाई 2। तो ठीक, अब ये पाई स्क्वायर बाई 9 से स्टार्ट कर रहा है, तो पाई बाई 3 रेडियस का एक सर्कल आएगा, ये है। तो इस पे इंटीग्रेट करना है, इस रीजन पे। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज, सी पहले सी निकाल लिया होगा आपने, वो पुट कर देना, फिर साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स में क्या दिक्कत है। अब बस इस रीजन पे इंटीग्रेट करो। तो अभी डी वाई डी एक्स रहे तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, बेटर रहेगा। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, सी साइन आर आर डी थीटा। अब देखो रेडियस कहाँ से कहाँ तक है इस रीजन में, शेडेड रीजन में। हाँ, तो क्या दिक्कत है, पाई बाई 3 से पाई बाई 2 रेडियस, और 0 से 2 पाई हो गया। अब इससे जो भी आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर, अब जो भी है। तो सी पहले यहाँ निकाल लो, सी यहाँ से आ गया, अब सी आ गया, सी यहाँ पुट कर दो। अब ये इंटीग्रेट करो, सेम ही यहाँ भी बाई पार्ट यूज करना पड़ेगा, सेम ही प्रोसीजर से आ जाएगा आंसर। तो चलिए, एसएन लिखा क्यों नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अच्छा, फॉल्स चुनना है। x1 x2 xn जो है id नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। तो बोल रहा है कि एक तो ये sn को स्पेसिफाई करना चाहिए, sn क्या है ना, ये लोग लिखते नहीं है। तो ये एस स्क्वायर में लग रहा वो है सैंपल वेरिएंस, यहाँ पे नहीं, एस स्क्वायर जो है एक्चुअली यहाँ इसको स्पेसिफाई करना चाहिए, एस स्क्वायर इज दिस, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एस स्क्वायर है, एस एन स्क्वायर जो लिखा उसका मतलब यही है। तो ये क्या होता है, अनबैलेंस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का, ये तो है ही, हाँ ये तो है ही। इसके साथ साथ अगर आप चेक करोगे सो इसका मीन निकालोगे कितना आएगा सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस निकालोगे तो कितना आता है एस स्क्वायर का, 2 सिग्मा 4 बाई n माइनस 1 इंटू 0। तो मतलब ये हाँ एस एन स्क्वायर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू सिग्मा स्क्वायर, मतलब ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी है। और इनवेरिएंस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो रूट ले लो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ रूट ले लोगे तो ये भी सही है। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जस्ट कोई भी एक क्या है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन चाहिए ना, सो रूट एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन, तो हो जाएगा, चल जाएगा ऐसे नहीं। हाँ मीन नहीं होता है, दिस इज नॉट अनबायस्ड, E of Sn is not equal to sigma, but limit n tends to infinity E of Sn निकालोगे तो ये सिग्मा होगा। अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, बट इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, ये होगा। जो फॉर्मूला भी हमने देखा था इसका क्या आता है, वो गामा के टर्म में गामा n प्लस 1/2 था उस तरह से, तो उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो सिग्मा भी इक्वल आ जाएगी। सर एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी आएगा और एमएलई भी आएगा फिर? नहीं, ये एमएलई नहीं है, एमएलई जो आता है यहाँ पे 1/n आता है। हाँ, एमएलई ऑफ सिग्मा स्क्वायर जो आएगा वो ये आएगा 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। तो सिग्मा स्क्वायर का एमएलई ये है और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ये है। अनबायस्ड है, एमएलई इज नॉट अनबायस्ड यहाँ पे, और ये
मतलब अनबायस नहीं है, कंसिस्टेंट है, UMUE है, ये यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर की है, दिस इज जस्ट एमएलई। सर 1 सेकंड रुकना, स्क्रीन बदलना है। जी जी, तो इस संजय जी, तो क्वेश्चन आपने पूछा। सर वो सामने एक और क्वेश्चन भेजा मैंने इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन आपने भेजा हुआ ग्रुप में, ये एक्चुअली बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल का है, जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। हो गया सर। ठीक है ना, ओके। तो अब किसके क्वेश्चन रह गए? तो सर मेरा नाम सर। हाँ, वापस आते हैं। तो अब जो रह गए क्वेश्चंस, लवी साहब का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए जब तक। हाँ, तो यहाँ से क्या आएगा? हेलो। हाँ, तो देखो भाई, तुम्हारे जो डाउट्स है वहां से देखते हैं। 20 के बी में सर बस ये बता दीजिए कि ये मतलब मैंने तो मुझे लगा कि मतलब प्रोबेबिलिटी जो है 1/n हो जाएगी और सैंपल साइज तो 2n हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइसन आ जाएगा 2, बट सर उसमें तो सॉल्यूशन बुक में 1/2 लिखा है। 20 के मतलब मैं समझ गया होगा 20 के कौन सा? बी वाला सर, यस सर। हाँ, सपोज n balls are randomly placed in 2n urns, x denote the number of balls occupying the first cell, then probability x is equal to 5, n tends to infinity। तो पहले x is equal to 5 की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर n tends to infinity करो। तो तुमने क्या क्या सोचा? सर पॉइसन से। हाँ, फिर सर लेकिन सर मेरा तो 2 आ रहा था सर, उसके जो मतलब वो लैम्डा आता ना, मतलब 2 आ रहा था और इनके और लैम्डा 1/2। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। देखो, तो क्वेश्चन 20 का जो बी है कि बोल रहा है कि हमारे पास n बॉल्स हैं और 2n हमारे पास बॉक्सेस हैं, ठीक, शेल्स मतलब बॉक्सेस हैं, 2n बॉक्सेस हैं, n बॉल्स हैं, और मुझे उसको रैंडमली प्लेस करना है। सो n बॉल्स को प्लेस करना है 2n बॉक्सेस में। x है नंबर ऑफ बॉल्स ऑक्यूपाइंग फर्स्ट सेल, नंबर ऑफ बॉल्स ऑक्यूपाइंग फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल मतलब हमारे पास 2n बॉक्सेस हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेल मतलब बॉक्स मान लो, सो फर्स्ट बॉक्स। तो पहले बताओ सपोर्ट बताओ x का, x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर 0 से लेके इंफिनिटी तक। नहीं, 0 1 इंफिनिटी कैसे हो जाएगी? हमारे पास n बॉल है, n मान लो 10 है, मेरे पास 10 बॉल है, 20 बॉक्स है, तो मैं 10 बॉल्स को रैंडमली प्लेस कर रहा हूं 20 बॉक्स में। तो पहले बॉक्स में कितने बॉल्स आ सकते हैं? सर 0 भी तो आ सकता है ना। हाँ, 0 से कहां तक? सर n तक। हाँ, n तक है ना, क्योंकि 10 ही बॉल है, तो उसमें 11 बॉल कहां से आ जाएंगे? तो 0 1 2 अप टू n तक। तो मेरे पास n बॉल्स हैं, 2n बॉक्सेस हैं, तो मैं रैंडमली प्लेस कर रहा हूं। तो हो सकता है कि एक भी फर्स्ट बॉक्स में एक भी बॉल ना आ जाए, या 1 या 2 या 3 या 4, या एक केस हो सकता है कि सारे बॉल्स एक ही बॉक्स में चले जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब तुमसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू 5 होने की। बाद में लिमिट लगाएंगे, पहले ये सोचो कि तुम्हारे पास n बॉल्स हैं, 2n बॉक्सेस हैं, x बराबर 5, मतलब पहले बॉक्स में 5 बॉल जाएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले बॉक्स में 5 बॉल जाएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 5/n नहीं नहीं, इसको सोचना पड़ेगा तुम्हें ठीक से। सो ईच बॉल हैज 2n चॉइसेस, ठीक है ना, एक बॉल के पास 2n चॉइसेस हैं। तो सर एक बॉल की प्रोबेबिलिटी तो निकाल सकते हैं, एक बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी बॉक्स में जाएगी? पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या है? वन बॉल हैज 2n चॉइसेस, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस जो होगा ना, वैसे तो होगा
कि एक बॉल के पास 2n चॉइसेस हैं, तो 2n की पावर n हो जाएगी, 2n मल्टीप्लाई होता रहेगा. सो फर्स्ट बॉल हैज 2n चॉइसेस इनटू सेकंड बॉल हैज 2n चॉइसेस एंड सो ऑन. तो ये तुम्हारे पास 2n की पावर n बनेगी सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब मुझे ये जानना है कि पहले बॉक्स में 5 बॉल आया, मतलब बाकी बॉल दूसरे बॉक्स में चला गया, है ना. तो या तो पहले बॉक्स में आएगा या नहीं आएगा. चलो अगर मैं ऐसे सोचूं कि है ना, इट विल कम इन फर्स्ट बॉक्स और नॉट कम, तो सक्सेस मतलब पहले बॉक्स में आना, सक्सेस नहीं है दूसरे बॉक्स में जाना. तो बताओ यहाँ से x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. अगर मैं ऐसा सोचूं बाइनोमियल, तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या है, n बॉल्स हमारे पास हैं. सो n कॉमा n नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, n बॉल्स हैं, n बॉल्स को मैं थ्रो कर रहा हूँ 2n बॉक्सेस में रैंडमली. तो यहाँ पे क्या आएगा, p क्या आएगा, 1/2 सर. 1/2 क्यों. सर ये तो आएगी या तो नहीं आएगी. नहीं देखो, तो एक बॉल के पास 2n चॉइसेस हैं, तो पहला बॉक्स में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 आउट ऑफ 2n ना. देयर आर 2n बॉक्सेस, तो 1 आउट ऑफ 2n, तो यहाँ 1 आउट ऑफ 2n आएगा. कि जैसे n बॉल मेरे पास है तो देयर आर n ट्रायल्स. अब p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल. तो एक बॉल मैं फेंक रहा हूँ, वो पहले बॉक्स में जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो तुम्हारे पास कितने बॉक्सेस टोटल हैं, 2n. तो पहले बॉक्स उनमें से 2n में से पहला बॉक्स तो एक है ना, तो 1 आउट ऑफ 2n ये प्रोबेबिलिटी है पहले बॉक्स में जाने की. उस बॉक्स एक बॉल को फर्स्ट बॉक्स में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2n, बिकॉज देयर आर टोटल 2n बॉक्सेस. सो इट इज 1 आउट ऑफ 2n, ये प्रोबेबिलिटी है. ये आ गया x का डिस्ट्रीब्यूशन. अब बताओ x बराबर 5 निकालोगे तो क्या आएगा. इतना दिमाग नहीं लगाओ. अच्छा अगर मैं ऐसा सोचूं, इसको उसमें पॉइसन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. कर दो अप्रोक्सीमेट, ये भी कर सकते हो. तो मतलब यही सिद्धांत है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लेनी है. तो हो गया ना. अब तो x बराबर 5 का मतलब क्या है, n चूज 5 निकालना आता है ना प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल में. यस सर. 1/2n की पावर 5, 1 - 1/2n की पावर n-5. बाद में लिमिट लगाना, पहले इसको सिंपलीफाई कर लो. अब इसमें सिंपलीफाई करके इसकी लिमिट निकालो. तो n चूज 5 ओपन करोगे तो बनेगा n-1 फैक्टोरियल. तुम ओपन करके देख लो सीधा सीधा. तो अगर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ n-2 n-3 n-4 और बनेगा n-5 फैक्टोरियल. तो n-5 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यही बनेगा अपॉन 5 फैक्टोरियल. मतलब मैं सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ, तुम ठीक से, तुम्हें क्या पता होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल. तो मैं n फैक्टोरियल को ओपन करके n-5 को कैंसिल करा दिया. अब यहाँ पे क्या है, 1/2 की पावर 5 तुम बाहर भी कर सकते हो, या रहना है रहने दो. तो इसको ठीक से लिखो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये है 2n की पावर 5 और यहाँ 2n-1 की पावर 5 और यहाँ है 2n की पावर n-5. तो डिनोमिनेटर कंबाइन होके बन जाएगा. तो यहाँ से बना 2n-1 की पावर n-5 अपॉन में 2n की पावर टोटल n हो जाएगी. अब देखो यहाँ n की डिग्री n-5 है, यहाँ 5 पावर यहाँ भी है, तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है. मतलब यहाँ पे डिग्री दोनों की सेम है, मतलब यहाँ n की पावर 5 बन जाएगी ना. तो देखो अब मैं तुमसे अगर ऐसा पूछता हूँ, देखो सिंपली एक लॉजिक ये है कि n की पावर n से डिवाइड कर देते हैं दोनों को. क्या करते हैं, अच्छा छोड़ो ये ध्यान से देखो. यहाँ पे तुम एक काम करो, यह है 2 की पावर n ना, तो 2 की पावर n अलग कर दो और क्या बचेगा, बोलो. सर 2n-1 की पावर 5 को अलग कर ले तो इसको फिर एक साथ रख सकेंगे हम. देखो लिमिट का क्वेश्चन है ये. तो अब तुम्हें सिंपली क्या करना है कि यहाँ 2 की पावर n अलग कर दो, n की पावर n है, एक एक n को हर टर्म के साथ शिफ्ट कर दो. तो देखो क्या बनेगा, एक बनेगा n अपॉन n, यहाँ n-1 अपॉन n, n-2 अपॉन n, n-3 अपॉन n, n-4 अपॉन n, और यहाँ n-5 तुम्हारा n यूज हो गया है, n की पावर n है टोटल, तो 5n तुम्हारा यूज हो चुका है. अभी यहाँ से क्या करो, 2n-1 अपॉन n
इसकी पावर n माइनस 5 है, सारे n तुम्हारे यूज हो गए, बचे क्या? सो अब बचे 5 फैक्टोरियल और 2 की पावर n, ये बचा है। अब इसको शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, मतलब इसको थोड़ा ठीक से अभी लिखो, तो ये तो n बाई n कट के 1 हो गया, ये बन जाएगा क्या? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये तो पहले सब्जेक्टिव आता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस तरह से है, तुम्हें सीखना है, सॉल्व करना। तो 1 माइनस 1 बाई n, 1 माइनस 2 बाई n, 1 माइनस 3 बाई n, 1 माइनस 4 बाई n, ये पहला टर्म ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ बन रहा है 2 माइनस 1 बाई n, इसकी पावर n माइनस 5, तो अभी पावर n कर सकते हो तुम, अच्छा 2 कॉमन ले लोगे तो आसान हो जाएगा, है ना? तो एक काम करो, ठीक है। सो अभी देखो अभी क्या क्या बचा तुम्हारे पास, n माइनस 5 था, तो अपॉन 5 को नीचे भी भेज सकते हो। सो 2 माइनस 1 बाई n की पावर 5, मैंने कहा कि पावर 5 है ना माइनस वाला, तो उसको नीचे बुला लिया हमने, तो 2 माइनस 1 बाई n, ठीक है। अब इधर क्या बचा हुआ है, 5 फैक्टोरियल 2 की पावर n, ये बचा हुआ है तुम्हारे पास। ये माइनस 5 वाले को डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो वही ठीक करके। अब देखो ये इस पे n टेंस इन्फिनिटी लगाओ, क्या होगी? 1 1 1 1, तो इसका प्रॉब्लम तो नहीं है, ये 1 कर दिया। यहाँ थोड़ा सा फिट करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा, तो क्या करें? इसकी लिमिट निकालना आता है तुम्हें? यहाँ तो n टेंस इन्फिनिटी 2 की पावर 5 हो जाएगी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये 2 की है ना, तो यहाँ पर 2 कॉमन लो, 2 की पावर n कॉमन ले कैंसिल करो, तो कैंसिल करोगे तो बन जाएगी, या ऐसा समझो कि इस 2 की पावर n को, इस 2 की पावर n को यहाँ शिफ्ट करो इसके साथ, तो देखो क्या बनेगा। अब तो मैं सीधा सीधा लिमिट निकाल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिमिट निकाल रहा हूँ। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और ये 2 की पावर 5 हो जाएगी, तो 1 अपॉन ये है 5 फैक्टोरियल, इस 2 की पावर 5 हो जाएगी ये, तो इसको 2 की पावर 5 यहाँ लिख देता हूँ। अभी मैं लिमिट लगाना बाकी है मुझे, इन सब पे लिमिट जहाँ टिक किया उस पे लिमिट लगा दिया, मतलब जो बचा है उस पे लिमिट लगाना बाकी है। तो यहाँ इन दोनों को फिट करो, तो बनेगा 1 माइनस 1 बाई 2n इसकी पावर n, ध्यान से देखो, तो इससे मैंने इसको डिवाइड किया, पावर पावर कॉमन हो गया, तो ऐसा बन गया। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करूं तो अब बनेगा, सो 1 बाई 5 फैक्टोरियल 2 की पावर 5 तो बचा हुआ है ना, ओके। अब क्या होगा, यहाँ सिंप्लीफाई करो, तो इसके क्या होता है लिमिट, अगर मैं यहाँ 2n कर दूं, तो 2n जब मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके बदले, 1 बाई 2, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है ना। अब बताओ n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट क्या होगी, याद है फॉर्मूला, है ना? वो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा ना भाई, ये सब तो वरना मुश्किल में पड़ोगे, याद नहीं रहेगा तो। 1 प्लस एक्स बाई एन और इसकी पावर n, क्या होता है ये फॉर्मूला? अगर e की पावर सर माइनस x, नहीं यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस x, तो यही लगाओ ना, दिमाग लगाओ यहाँ पे कि n की जगह 2n है, कोई दिक्कत नहीं, 2n को m नाम रख दूंगा मैं, तो यहाँ m टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ 2n इसलिए बनाया क्योंकि 2n कॉमन हो जाए, तो इस तरीके से m नाम रख दिया। तो क्या आ गया ये फाइनली, e की पावर ये हो जाएगी -1, -1 ऊपर 1/2 ऑलरेडी है, तो हमारा आंसर हाफ कैसे दे रखा है, तो ऐसा कुछ आया। देखो ये कुछ बन के आया ऐसा, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, सो देखो 9 मार्क्स के तब आता था सब्जेक्टिव में, एक बार चेक कर लो क्या कर रखा है उन लोगों ने, ठीक है ना। अगर तुम अप्रोक्सीमेशन करते तो तुम्हें पता है क्या करना पड़ता, अगर अप्रोक्सीमेशन करते तो इसमें तुम्हें क्या बोलते हैं उसे, पॉइजन मिलाना, पॉइजन मिला सकते थे, पॉइजन 2 हो जाता है ना, अगर वैसे तुम सोचते तो। चलो अगर ऐसे सोचे तो x इज पॉइजन 2, पॉइजन 2 में क्या होगा, नो सर 1/2 हो जाएगा, हैं? अब तो 1/2 हो जाएगा सर। कैसे सर n into 1/2 n तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा ना। ओ सॉरी, हाँ मतलब 1/2, ठीक है, हाँ पॉइजन 1/2 n into p, ठीक है। अब इसका आपका x इक्वल टू 5 निकालोगे तो ये एक तरीका था, हमने आप क्या यूज कर रहा हूँ, पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, तो उसके हिसाब से क्या आएगा, e की पावर माइनस लैम्बडा
लैम्बडा की पावर लैम्डा के बाद 5 अपॉन 5। ओ तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत क्या थी, सीधा सीधा आ गया है ना। सर वो मैंने 2 ले लिया था ना, इसलिए मतलब लैम्डा की जगह 2 ले लिया था जहां पे लैम्डा हाँ हाँ हाँ, वो में से ना। तो एनपी एन बाइनोमियल एनपी, तो इतना करने से बेटर है, देखो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया मैंने, आंसर फिर भी वही आया जो यहाँ आया है, सेम ही आंसर है, ये जो आया है वो भी यही है। तो इतना लंबा चौड़ा करने से बेटर है जब n, इसने बोला हुआ है ना n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब है कि जो बाइनोमियल np है, x बाइनोमियल np है, वो हो जाएगा पॉइसन n इंटू पी। तो यही कर लो, तो ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये है ना बहुत लेंदी है, मतलब ठीक है ये भी, बट बहुत टाइम लगा ना इसको करने में, तो यहाँ से आसानी से आ जाता। तो ये क्या यूज किया, तो ये सिलेबस में भी है हमारा, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, ठीक है। तो आसानी से यही आंसर आ जाएगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली ये प्रूफ पूरा कर दिया मैंने इस तरह से। ओके ठीक है भाई, तो अभी डाउट क्लास ये स्टॉप करते हैं, और कोई रह गया क्वेश्चन? सर बता दीजिए सर, इसके बाद वाला सर एक और बस थोड़ा सा डिक्टेट कर दीजिए, हो गया। क्या बताना है बताओ, देखो सर इसमें सर मैंने ये सोचा कि x या तो x 0 होगा, ठीक है, और y की वैल्यू कुछ भी हो जाए तो 0 हो जाएगा, xy 0 हो जाएगा, या तो y की वैल्यू 0 हो जाए, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए तो 0 हो जाएगा, बट सर फिर सॉल्व नहीं हो रहा। अरे भाई तीसरा केस भी तो है, दोनों हाँ मतलब दोनों 0 हो जाएगा। हाँ फिर सो आइदर x इज 0 और y इज 0 और बोथ इज 0, तो ये एक्चुअली थोड़े से दिमाग लगाओ इसमें, तो ये वाला केस है जो तुम कह रहे हो ना, तो मैथमेटिकली ऐसा हो गया, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a यूनियन b का फॉर्मूला पता है तुम्हें? यस सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ तो निकालो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि x बराबर 0 मतलब y कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ y 0 भी तो ले लिया तुमने, यहाँ जब कह रहे हो y 0 है, x कुछ भी हो सकता है, तो x 0 भी तो आ गया, तो x 0 y 0 दो बार आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो हमें जो 2 टाइम काउंट कर दिया उसको हटाना पड़ेगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b, करो सॉल्व, क्या दिक्कत है, सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन, दे रखा है ना। यस सर, ठीक है सर। और इंडिपेंडेंट भी है, तो इंडिपेंडेंट है इसका मतलब यहाँ से x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी निकालो, यहाँ से y बराबर 0 की, और इंडिपेंडेंट बता रखा है तो x बराबर 0 इंटू y बराबर 0, तो ये कर दो, हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या है, और रह गया? यस सर, एक और है। क्या पूछना बताओ उसमें। सर इसमें एडिशन में सर इसको कैसे पता करेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है थीटा का? अरे उल्लू, सर इसको ट्राई करते मतलब सर एमएलई निकालना, तो सर आपने बताया है ये कैसे चेक करेंगे? तुमने ये सब क्वेश्चन तुम सिलेबस पढ़े होगे नहीं? जब तुम सिलेबस पढ़ते हो तो क्या करते हो, हमारे पास x1 x2 xn है, ये तो मैंने सिलेबस में ही पढ़ाए होंगे, क्वेश्चंस क्लास में भी कराया है, तो इसका पीडीएफ क्या होता है, इसका पीडीएफ क्या है, सर 1 थीटा प्लस 1 सर 1 आ जाएगा बस। x की वैल्यू क्या होगी, सर थीटा से थीटा प्लस 1 लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना आता है तुम्हें? समझ गया सर। अरे तो उल्लू लिख के देखो ना, ऐसे हवाबाजी करोगे थोड़ी होगा, लिख के देखो तो समझ आएगा यहाँ से। अब यहाँ से तुम इसको थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई है, वो निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो गया, यहाँ थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू एक्स आई है, मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1, तो यहाँ से आ गया थीटा बिलोंग्स टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, ये इसका डोमेन है। अब देखो थीटा की किस वैल्यू के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी, तब प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, रिवीजन करोगे तो इसे भूल जा रहे हो कि रिवीजन नहीं कर रहे तुम, टॉपिक सीधा ना रिपीटेडली इसके ऊपर सॉल्व करो पीवाईक्यू, जब दूसरी तीसरी बार करोगे तो तुम्हें ये समझ आएगा कि याद है कि नहीं पिछला कॉन्सेप्ट, ये है। अप्लाई करो, ये पूरा इंटरवल है मिली है यहाँ पे, अब देखो जो दे रखा है T1 T2 T3 क्या इस बीच में बिलोंग कर रहा है, उससे आ जाएगा, ठीक है, करके देखो आ जाएगा।
ठीक है, तो चलो तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जो मॉक टेस्ट 14 है ना, जो कल डिस्कस कर रहे थे, तो उसके जो क्वेश्चंस रह गए उसका डिस्कशन अभी करेंगे। तो अभी देख लो आप, है ना, 5 मिनट ब्रेक ले लो, अभी स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 14 का सॉल्यूशन डिस्कशन, उसके डाउट्स देख लो।